नमः संस्कृताय। प्रिय विद्यार्थीगण, अब हम पूर्व रूप संधि को सीखेंगे। स्वर संधि का ही एक भाग है पूर्व रूप संधि। पूर्व रूप संधि का जो सूत्र है वह है एंगः पदान्तादति। क्या है? एंगः पदान्तादति। इस सूत्र का विच्छेद करेंगे। विच्छेद क्या होगा? एंगः पदान्तात् अति। एंगः एंग प्रत्याहार, पदान्तात् अति, पद अंतात्, पद के अंत में होना। पदांत क्या होता है कि किसी भी शब्द के अंत को क्या कहता है? कहते हैं पदांत। एंगः पदान्तात्, दोनों में क्या है? समान विभक्ति है। एंग में भी और पदान्तात् में भी क्या विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। तो एंगः पदान्तात् अति सप्तमी विभक्ति है कि अति सप्तमी विभक्ति का क्या अर्थ होता है? परे रहने पर, अर्थात वो कहाँ मिलेगी? हमें दूसरे शब्द में मिलेगी। और एंगः पदान्तात् ये कहाँ मिलेगा? हमें पूर्व शब्द में मिलेगा, अंतिम वर्ण। एंग में कौन कौन से शब्द वर्ण आते हैं? एंग क्या है? प्रत्याहार है। ए ओंग, जो ए ओंग सूत्र है वही क्या है? एंग प्रत्याहार है। ए और ओ ये दोनों एंग प्रत्याहार में आते हैं, दोनों वर्ण। तो पदांत एंग, पदांत यदि पद के अंत में, जैसे वने, वन एक पद है, उसके अंत में क्या आया है? ए, तो ये कैसा पद है? एकारांत। इसके अंत में क्या है? एकार शब्द है। तो पदांत एंग, ए और ओ के बाद अति क्या है? अथ। अथ से किसको लेंगे आप? ह्रस्व अकार को। जब अ के साथ त जुड़ जाता है तो उसका अर्थ होता है तपर, त पर, कि अत में क्या है? अ में क्या है? त परे है। तो ये शब्द कैसा हो गया? तपर हो गया। अकार जो कैसा हो गया? तपर हो गया। केवल इससे किसका ग्रहण किया जाएगा? अकार का ही, सवर्ण का ग्रहण नहीं होगा कि आपको आ नहीं मिलेगा, केवल मात्र क्या मिलेगा? अकार ही मिलेगा। जब ह्रस्व अकार आएगा तो क्या हो जाएगा? अ को पूर्व रूप हो जाएगा। अ जो आया है दूसरा, उसको पूर्व रूप, पहला जो शब्द था उसके जैसा रूप हो जाना, उसके जैसा ही वो हो जाएगा। ए में आकर के वो अ मिल जाएगा और ओ में आकर के वो अ मिल जाएगा। पूर्व रूप की परिभाषा आप यहाँ देख सकते हैं, अपने रूप को छोड़ करके पूर्व वर्ण जैसा हो जाना। अर्थात अ जो है, अकार जो है, वो अपने रूप को छोड़ करके पूर्व वर्ण जो ए और ओ हैं उनके जैसा हो जाएगा। अवर्ण ए और ओ में जाकर के मिल जाएगा। और हमें इस चीज का पता लगाने के लिए क्या दिया हुआ है कि उसके लिए अ के स्थान पर हम क्या करेंगे? अवग्रह। अवग्रह क्या है? ये एस जो होता है इंग्लिश में, उसके रूप में हम अवग्रह को लिख देते हैं। अ के स्थान पर हम क्या लगा देते हैं? अवग्रह का चिन्ह लगा देते हैं। अब आप इसके उदाहरण देखेंगे और समझेंगे। अभी आपने सूत्र को समझा और थोड़ा सा अब सूत्र में ही आप उदाहरण को घटाएंगे। वनेत्र, वनेत्र ये शब्द है और दो शब्द हैं यहाँ पर। क्या क्या शब्द हैं? वने, संधि विच्छेद करेंगे, वने और अत्र। अब यहाँ पर संधि कहाँ होनी है? दो वर्णों में संधि होती है, वर्णों के मेल को संधि कहते हैं। तो यहाँ पर आपको वने और अत्र कहा था कि एंग पदान्तात्, कि पद के अंत में, वन एक पद है, वने एक पद है, उसके अंत में क्या मिलेगा आपको? यहाँ पर ए मिला। वने में क्या मिला है? ए। और दूसरा जो पद है अति, और दूसरे पद में आपको क्या मिलेगा? अकार मिलेगा, अत्र। तो यहाँ पर क्या होगा? अकार जो है किस में जाकर के मिल जाएगा? ए में जाकर के मिल जाएगा। और बताया था कि अ जो है अवग्रह के रूप में लिखा जाता है। अवग्रह का चिन्ह अ के स्थान पर लिख दिया। और त्र, आपको यहाँ पर अब आवाज क्या सुनाई देगी? वनेत्र। यहाँ पे क्या नहीं सुनेंगे आप? वने अत्र नहीं सुनेंगे, क्योंकि अ किस में जाकर के मिल गया है? ए में जाकर के अ समाविष्ट हो गया है, तो वनेत्र। इसी प्रकार और अन्य उदाहरण भी देख सकते हैं। समेपी, समेपी में आप क्या देख रहे हैं? समे एकारांत पद मिला और अपि उधर अकार आदि में है पहले शब्द के,
तो इन दोनों का क्या होगा, मिलना होगा कि अ जो है किस में जाकर मिल जाएगा, ए में, समेपी, समय अपी नहीं, क्या होगा, समेपी। जब हम क्या कर देंगे, पूर्व रूप आदेश कर देंगे तब क्या हो जाएगा, समेपी। और अ के स्थान पे क्या लगाएंगे आप, अवग्रह का चिन्ह लगाएंगे, समे प्लस अपि। एकारांत पद है और इधर क्या है, अत है, और अत को किस रूप में चला जाएगा, अवग्रह के रूप में चला जाएगा, तो समे और इधर पी, तो हो गया समेपी। इसी प्रकार से आप ओकार का उदाहरण देखेंगे। एंग में केवल दो ही शब्द हैं, दो ही वर्ण हैं एंग प्रत्याहार में, ए और ओ। तो यहाँ पर ये संधि जो है केवल दो, इसके दो ही प्रकार होंगे कि आपको एकार मिलेगा पहले शब्द के अंत में और दूसरे में अकार ही, वो दोनों में ही रहेगा। अब आप ओ का उदाहरण देखेंगे, कोपी। यहां पर क्या है, पहले तो विसर्गों को ओ हो रखा है, को, और यहाँ पे अपी, ये दो शब्द हैं। अब क्या कहा है कि पदांत एंग, एंग में ए का उदाहरण हो चुका है, ओ बचा है, तो अब यहाँ पर आपको पद के अंत में क्या शब्द मिला है, वर्ण मिला है ओ, और इधर जो दूसरा शब्द है उसके आदि में क्या मिला है, अथ, अ। तो इन दोनों को क्या हो जाएगा, पूर्व वाला, इसको अ को क्या हो जाएगा, पूर्व रूप, ओ जैसा रूप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, कोपी, को अपी नहीं, क्या होगा, कोपी। और अ के स्थान पर हम क्या लगाते हैं, अवग्रह का चिन्ह लगाते हैं, कोपी। और बालको अवदत, ऐसे ही बालको अवदत। अब अवदत का जो अ है वो किस में मिल जाएगा, जाके बालक के ओ में मिल जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बालको वदत। और अ की जगह आप क्या लगाएंगे, अवग्रह का चिन्ह लगाएंगे। संक्षेप में आप देख सकते हैं पूर्व रूप संधि को कि आपको जो आदि वर्ण है वो क्या होंगे, ए या ओ में से कोई एक वर्ण होगा, और जो दूसरा शब्द है उसमें आपको आदि वर्ण क्या मिलेगा, जो पहला शब्द है उसमें जो अंतिम वर्ण होगा आदि वर्ण, इधर तो यहाँ पर पहला तो आदि वर्ण बनेगा, ये दूसरा जो है परवर्ण बनेगा, पूर्व वर्ण और परवर्ण। तो पूर्व वर्ण क्या होंगे, ए या ओ। वो पूर्व वर्ण कौन से होते हैं, पहले शब्द के अंतिम वर्ण, और जो परवर्ण होते हैं वो क्या होते हैं, दूसरे शब्द का आदि वर्ण। तो आपको पहला जो पूर्व वर्ण मिलेगा क्या मिलेगा, ए या ओ, जैसा कि आपने देखा वने और को। और जो दूसरा वर्ण है वो क्या मिलेगा, अत्र, अपि आदि, कोई भी हो सकता है, बस क्या होगा, केवल अकार वाला होगा, आ नहीं हो सकता, ई नहीं हो सकता, केवल अ होना चाहिए दूसरे पद में। तो फिर जब मिलेंगे तो क्या बन जाएगा, वो जो अ है वो ए में और ओ में जाकर समाविष्ट हो जाएगा और अवग्रह के रूप में आपको दिखाई देगा। यही हमारी पूर्व रूप संधि का नियम है। अब आप पररूप संधि को देखेंगे। पहले आपने पूर्व रूप संधि की और अब आप पररूप, पर बाद वाले रूप जैसा हो जाना, पूर्व रूप पूर्व जैसे रूप वाला हो जाना। पूर्व रूप क्या था उसमें, ए या ओ, और यहाँ पर क्या है, पररूप, यहाँ पर भी क्या है, ए या ओ। जैसा कि आप देख रहे हैं पररूप संधि का सूत्र, एंगी पररूपम, उसमें भी क्या था, एंग प्रत्याहार था, और यहाँ पर भी क्या है, एंग प्रत्याहार है, पर वहां पर पूर्व में था, और यहाँ पर एंगी सप्तमी, परे होने पर। सप्तमी का अर्थ क्या होता है, परे होने पर। और तो एंगी जो आपको एंग ए और ओ वर्ण मिलेंगे वो कहाँ मिलेंगे, आपको दूसरे शब्द के आदि में मिलेंगे। जैसा कि इस सूत्र का अर्थ आप देखेंगे कि अकारांत उपसर्ग के बाद, अकारांत उपसर्ग के बाद जो पहला आपको पूर्व वर्ण होगा वो क्या होगा, अकारांत उपसर्ग होगा कोई भी। और एंग, ए या ओ, एंग प्रत्याहार में कौन से वर्ण आते हैं, ए या ओ से प्रारंभ होने वाली धातुओं के आने पर, एंग आदि धातुओं के आने पर क्या हो जाता है, पररूप हो जाता है। अर्थात एंग और आदि जो धातुएं हैं वो पर वर्ण के रूप में हैं, तो उनके जैसा रूप हो जाएगा, बाद वाला, पर वाला दूसरा रूप हो जाएगा। संक्षेप में आप इसको याद कर सकते हैं, पूर्व वर्ण आपको क्या मिलेगा, अवर्णांत कोई भी उपसर्ग वाला मिलेगा, कोई भी शब्द। और जो दूसरा शब्द है परवर्ण जो मिलेगा वो क्या होगा, कोई भी एंग आदि धातु मिलेगी। एंग आदि मतलब जो धातु क्या है, ए से शुरू हो रही है,
जैसे हमारी एद वृद्धौ, एजते, तो एज धातु हैं वो कैसी हैं, एक ए से शुरू हो रही हैं, ठीक है, एंगादि धातु है। और जब इन दोनों को मिलेंगे अवर्णांत उपसर्ग जो होगा, अकार जो होगा, किस में जाकर मिल जाएगा, पर रूप वाली धातु में, ए में जाकर मिल जाएगा। अब आप इसका उदाहरण देखेंगे, प्रेजते। प्रेजते में क्या है, प्र उपसर्ग है और एजते क्या है, हमारी धातु है, लट लकार का रूप है, एजडी कंपनी, इस धातु से एजते रूप बना है। अब आप देखेंगे इसमें कहा है कि कोई भी अवर्णांत उपसर्ग होना चाहिए। उपसर्ग जो हैं वो 22 हैं, प्रपराप समन्वय, तो उसने क्या लिया है, प्र। तो प्र कैसा है, प हलंत, र हलंत, उसमें जाकर क्या मिला, अ, क्योंकि कोई भी व्यंजन जो है स्वर की सहायता के बिना नहीं बोला जा सकता। तो इसमें प्र जो है अवर्णांत उपसर्ग हो गया। आपकी पहली शर्त जो है पूर्व वर्ण आपको अवर्णांत उपसर्ग मिल गया। दूसरी शर्त क्या है, पर वर्ण आपको कैसा मिलेगा, उसमें या तो एकार आदि होगी धातु या ओकार आदि होगी। तो यहाँ पर हमारी जो धातु है ए जते, उसमें कैसी है, वह एकार आदि है। तो दोनों ही शर्तें पूर्ण हो गई। तो अब क्या होगा, अ और ए को मिलने से जो यहाँ पर वो संधि है हमारी वृद्धि संधि, वह ना होकर के क्या होगा, पररूप, उस संधि को बाध करके यहाँ पर पररूप हो जाएगा। तो अ प्र में जो अ है, प प्र अ, ये जो अ है ये किस में मिल जाएगा, जा करके ए जते में मिलेगा, जा करके ये ए में समाविष्ट हो गया। तो क्या हो जाएगा, प्रेजते। ठीक है, ऐसे ही आप देखेंगे उपोषति। उपोषति एक हमारा उदाहरण है, उसमें भी क्या है, हमारा उपसर्ग है, अवर्णांत उपसर्ग है, उपसर्ग है, और ओषति जो धातु का रूप बना हुआ है। तो पहला जो पूर्व वर्ण है वो अवर्णांत उपसर्ग, और दूसरा जो परवर्ण है वो कैसा होगा, ओकारादि धातु होगी। तो आपको यहाँ पे ओषति में ओकारादि रूप मिला हुआ है। तो दोनों को मिला करके जो प का आ है वो किसमें मिल जाएगा, जाके ओ में मिल जाएगा, तो उपोषति। जब उसका रूप मिल जाएगा तो प कैसा हो जाएगा, मान लीजिए हलंत हो जाएगा इधर अकेला, और ओ में जाकर अ मिल चुका है तो ओषति में समाविष्ट हो गया, तो उपोषति रूप बना। इसी प्रकार देखेंगे प्रोषति। प्रोषति में भी क्या है, प्र उपसर्ग है और ओषति ओकार आदि धातु है, एंग आदि धातु है, ओकार आदि एंग आदि कुछ भी कह सकते हैं, एंग में क्योंकि ए आता है ओ भी आता है। तो प्र में जो अ है वो किस में मिल गया, जाके ओ में। तो प्र कैसा हुआ, हलंत हो गया और उसमें आकर के ओ मिल गया, तो प्रोषति। तो ये आपने पूर्व रूप और पर रूप संधि को सीखा। धन्यवाद। अब हम स्वर संधि के भेदों में अंतिम भेद है प्रकृति भाव संधि, उसको पढ़ेंगे। प्रकृति भाव संधि का जो सूत्र है वह है प्लुत प्रगृह्या अचि नित्यम। प्लुत स्वर 3 प्रकार के होते हैं, ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत संज्ञक। तो यहाँ पर उसी प्लुत संज्ञक स्वरों को लिया गया है। प्रगृह्य कहते हैं, जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा कि प्रगृह्य संज्ञा किसकी होती है। पाणिनि अष्टाध्यायी में एक सूत्र है, ईदु दे द्विवचनम प्रगृह्यम। वो बताता है कि प्रगृह्य संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं। प्रगृह्य संज्ञक वर्ण कौन से होते हैं, दीर्घ ईकारांत, दीर्घ ईकारांत और दीर्घ उकारांत, एकारांत द्विवचन की जो है प्रगृह्य संज्ञा होती है। ऐसे शब्द जो द्विवचन में कैसे हो, दीर्घ ईकारांत हो, उकारांत हो या एकारांत, ऐसे वर्णों की प्रगृह्य संज्ञा होती है। और प्रगृह्य ये कहा है प्रकृति भाव संधि में कि यदि पहला वर्ण क्या होगा, प्लुत संज्ञा वाला होगा या क्या होगा, प्रगृह्य संज्ञक होगा, और उसके बाद जो पर वर्ण है वो कैसा होगा, अच, जिसके आरंभ में हो, तो उनको क्या होता है मिलकर के प्रकृति भाव। प्रकृति भाव का अर्थ क्या है, प्रकृति भाव का अर्थ है कि किसी भी संधि का न होना। प्रकृति भाव जैसा है, जैसी उसकी प्रकृति है उसी में भाव वैसा ही बने रहना क्या है, प्रकृति भाव। ठीक है जी, अर्थात ज्यों का त्यों, जैसा का तैसा, जैसा है वैसा ही बना रहेगा। जैसा जैसे कि आप उदाहरण देखेंगे इनका,
जैसे आप प्लुत जो शब्द हैं उनका उदाहरण ले लेते हैं। देवदत्ता अत्र अन्वसी, देवदत्तात्रान्वसी। तो यहाँ पर देवदत्ता बहुवचन में, और ये जो चिन्ह है ये किसका होता है? प्लुत का। अब ये प्लुत वर्ण हो गया, प्लुत शब्द हो गया, तो इसके आगे क्या आया है? अच, अत्र आया है। अत्र का ए क्या है? अच में। तो इनको क्या नहीं होगी? दीर्घ संधि नहीं होगी। आ और अ को मिला करके क्या होता है हमारा? अकह सवर्णी दीर्घ से क्या हो जाता है? दोनों के स्थान पर एक सवर्ण दीर्घादेश क्या हो जाता? आ हो जाता ना, जो हमने दीर्घ संधि में सीखा था। तो प्रकृति भाव संधि का मतलब ही ये है कि कोई भी संधि यहाँ पर नहीं होगी, अर्थात ये जैसे के तैसे देवदत्ता ऐसा ही और अत्र ऐसा जैसे रूप में है वैसा ही बना रहेगा। आगे आप देखेंगे प्रगृह्य। प्रगृह्य संज्ञक वर्ण बता दिए हैं कौन से होते हैं द्विवचन में, जो कैसे होंगे? दीर्घ ईकारांत होंगे, उकारांत होंगे या एकारांत होंगे। जैसा कि हरि, हरि जो है वो उसकी प्रथमा विभक्ति क्या होती है? हरि ही, हरि, हरय। तो द्विवचन में, प्रथमा के द्विवचन में कैसा है वो? ईकारांत है, दीर्घ ईकारांत है। ठीक है, ये शर्त हमारी घट गई है, क्योंकि ईद उद एत इन द्विवचन के जो शब्द हैं उनकी क्या होती है? प्रगृह्य संज्ञा होती है। ईद उद एत द्विवचनम प्रगृह्यम। आगे दीर्घ उकारांत, ये भी क्या है? विष्णु, विष्णु, विष्णवः, गुरु, गुरुः, गुरु, गुरवः। जितने भी उकारांत शब्द हैं उनमें आप जो भी ऐसा हो कि द्विवचन में क्या बने? वो दीर्घ उकारांत बने। तो विष्णु में द्विवचन में क्या है? दीर्घ उकारांत है। और गंगे, गंगे में गंगा, गंगे, लता, लते, रमा, रमे, सभी द्विवचन में कैसे हैं? एकारांत हैं। ठीक है, पचेते, पचताम, पचेता, पचते, पचते, पचेते, तो ये भी द्विवचन में कैसा है? एकारांत है। तो यहाँ पे हमने जो प्रगृह्य संज्ञक वर्ण है वो उनकी शर्त देखी। अब कहा है जो परवर्ण होगा वो क्या होगा? अच, कोई भी अच हो सकता है। ए भी अच में आता है, ई भी अच में आता है, अ भी अच में आता है, ई भी अच में आता है। इनमें जो शब्द जुड़े हुए हैं परवर्ण, तो इनको जोड़ करके क्या होगा? जो यहाँ पे संधि कार्य होने वाले हैं वो नहीं होंगे। तो प्रगृह्य संज्ञा जो होती है शब्दों की, उसका परिणाम क्या निकलेगा? उसका फल क्या होगा? कि कोई भी वहां पर संधि कार्य नहीं होगा। प्रगृह्य संज्ञा का भी यही फल है, और प्रकृति भाव मतलब जैसे कि तैसे ही बने रहेंगे। प्रगृह्य संज्ञा का फल क्या है? प्रकृति भाव होना, जैसे का तैसा ही बने रहना, जैसा है ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पे हरि एतौ, यहाँ पे कौन सी संधि होनी चाहिए? हरि। हरि में क्या है? इकार है, और इधर क्या है? असमान अच है। तो ये हमारा कौन सी संधि का नियम था कि यदि असमान अच हो और पूर्व वर्ण क्या हो? ई हो, तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा? इको यणची सूत्र यहाँ पर लगेगा, यह हो जाता। तो क्या रूप बनता? हरिएतौ। पर प्रकृति भाव संधि के कारण से यहाँ पर हरिएतौ न बन करके क्या रहेगा रूप? हरि एतौ, ज्यों का त्यों ही बना रहेगा। ऐसे ही विष्णु इमौ, यहाँ पे कौन सी संधि होती? यहाँ पे भी यण संधि हो सकती थी। ऊ को क्या हो जाएगा? व, तो विष्णु विमौ बनना चाहिए था रूप, पर प्रकृति भाव होने के कारण प्रगृह्य संज्ञा संज्ञक वर्ण है, यहाँ पे विष्णु द्विवचन का है, तो उसके मिलने के कारण क्या नहीं होगा? संधि नहीं होगी। विष्णु इमौ इसी रूप में बोलेंगे, विष्णु विमौ नहीं बोलेंगे। गंगे अमु, यहाँ पे भी यहाँ एचो यवायाव से गंगे के ए को क्या हो जाए? अ हो जाए, और गंगयमौ बन सकता है। और पूर्व रूप संधि भी हो सकती है। गंगे के बाद आपको क्या है? यहाँ पे अ मिला, अच मिला, तो ये जो है अ हमारा किसके रूप में हो जाता? अवग्रह के रूप में हो जाता। तो गंगेमु ऐसा बन सकता था संधि होने पर कोई भी संधि नहीं होती है प्रकृति भाव संधि में। इसी प्रकार से पचेते इमौ, पचेते इमौ में भी ए को अय हो सकता था और ये इधर मिल जाता। ठीक है, पचेते इमौ, तो यहाँ पे कोई भी संधि नहीं होगी कि प्रगृह्य संज्ञक जो वर्ण होंगे दीर्घ इकारांत, दीर्घ उकारांत और एकारांत, तो इन वर्णों के मिलने पर पूर्व में यदि ये वर्ण मिलेंगे और पर वर्ण क्या होगा? कोई भी अच होगा, तो हमारी संधि कार्य वहां पर कोई सा भी संधि कार्य नहीं होगा। यही प्रकृति भाव संधि होती है। धन्यवाद।